हाय दोस्तों, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और उसमें पढ़ रहे थे चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 के अंदर कुछ वर्किंग नोट के अंदर हमें मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस की जगह कैश बुक दे रखी है और कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं, पर काम थोड़ा सा कंपैरेटिवली ज़्यादा रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और ये बिज़नेस का फर्स्ट ईयर है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करते हैं जो रिक्वायर्ड है, फिर हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट। क्वेश्चन कहता है ऑन 1 November 2014 स्क्वाश लिमिटेड was incorporated with an authorized capital of 200 crores। ये authorized capital ठीक है, सिर्फ शेयर कैपिटल के नोट्स टू दी अकाउंट में मेंशन करनी है। It issued to its promoters equity capital of 10 करोड़, ये सेपरेट डिस्क्लोजर रहेगा शेयर कैपिटल के वर्किंग नोट में ही। Which was paid for in full, कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं चल रहा है। ऑन दैट डे इट परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ जैम लिमिटेड। उसी दिन ये कंपनी बनी ही क्या थी, एक दूसरी कंपनी का बिजनेस अक्वायर करने के लिए, और इन्होंने अक्वायर किया वो बिजनेस 40 करोड़ में। अब तक 10 करोड़ प्रमोटर्स को, 40 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर अलॉट हो चुके हैं जैम लिमिटेड को फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। 50 करोड़ का इशू हो चुका है एंड अलॉटेड एट पार इक्विटी कैपिटल ऑफ 40 करोड़ इन डिस्चार्ज ऑफ द कंसिडरेशन। द नेट एसेट्स टेकन ओवर फ्रॉम जैम लिमिटेड वर वैल्यूड एज फॉलोज। फिक्स्ड एसेट्स 30 करोड़ पे वैल्यू किए हैं, इन्वेंट्री 2 करोड़ पे की है, कस्टमर ड्यूज मतलब डेटर्स दिए हैं 14 करोड़ के और क्रेडिटर्स लिए हैं 6 करोड़ के। एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं इसकी। वर्किंग नोट में थोड़े मिनिमाइज़ करना चाहता हूँ तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा मेरे साथ में। 30 करोड़ रुपीज़ के फिक्स्ड एसेट्स हो गए, 2 करोड़ की इन्वेंट्री हो गई, 14 करोड़ का हमारा हो गया डेटर्स, तो 46 करोड़ के तो हमने एसेट्स एक्वायर किए और 6 करोड़ की लाइबिलिटीज़। 40 करोड़ के बिजनेस के बदले 40 करोड़ चुकाया गया है, तो कोई भी गुडविल नहीं है, कोई भी कैपिटल रिजर्व नहीं है। ठीक है, ये बात नोट होगी। स्क्वाश लिमिटेड कैरीड ऑन द बिजनेस एंड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड। फिर कैश बुक की समरी दे रखी है, वहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि पैसा जो आया है हमारे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल रेज करिए, 10 करोड़ प्रमोटर से आया, तो प्रमोटर से जो 10 करोड़ शेयर्स इशू किए थे वो 10 करोड़ पूरे आ गए हैं, और अदर्स से और 50 करोड़ आया है। ठीक है, नोटेड। तो मेरी शेयर कैपिटल चल रही है अभी 10 करोड़ प्रमोटर्स, 40 करोड़ दिए हुए मैंने जैम लिमिटेड वाले लोगों को, और 50 करोड़ लोगों से 100 करोड़ की मेरी शेयर कैपिटल हो जाएगी, है ना। 100 करोड़ इज माई शेयर कैपिटल। ये यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं, इक्विटी शेयर कैपिटल इज 100 करोड़। ओके, नोटेड। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर्स से हमें मिला है, ये टोटल यहाँ 60 करोड़ हो रही है, और कस्टमर्स से कलेक्ट हुआ है 800 करोड़। मैं दोस्तों आपका थोड़ा सा ध्यान इधर देना चाहूँगा। क्लोजिंग बैलेंसेज में कस्टमर के ड्यूज़ दे रखे हैं। मैंने क्वेश्चन की रीड करी है, मैं क्वेश्चन में सिर्फ वही फिगर्स बता रहा हूँ जो मेरे को अभी फ़िलहाल कैलकुलेशन के लिए ज़रूरत है। आप इस लेवल पे तब पहुँचेंगे जब आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, राइट। तो 31 अक्टूबर 2015 को स्क्वाश लिमिटेड के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर कस्टमर के ड्यूज़ दे रखे हैं 80 करोड़ के। ओके, ओपनिंग कस्टमर्स कितने थे? ऑफकोर्स यही कस्टमर्स होंगे हमारे 14 करोड़ वाले। ओपनिंग 14 करोड़ के कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स को पेमेंट किया, कस्टमर से पेमेंट रिसीव हुआ है 800 करोड़ का, और क्लोजिंग कस्टमर्स चल रहे हैं कितने के? 80 करोड़ के। ठीक है, तो मैं एक बार कस्टमर्स का अकाउंट बना के सेल्स फाइंड आउट कर रहा हूं। वर्किंग नोट्स, फर्स्ट डेटर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ पे नहीं जाते हैं क्योंकि ओपनिंग एक्चुअली बिजनेस परचेज अकाउंट के थ्रू डील होगा। तो ओपनिंग है हमारे पास, ओपनिंग डेटर्स थे 14 करोड़ के। मैं पूरा क्वेश्चन इन करोड़ ही सॉल्व कर रहा हूँ। ओपनिंग थे 14 करोड़ के। बाय बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, जो हमें एडिशनल बैलेंसेस दे रखे 31 अक्टूबर 2015 को,
उसमें 80 करोड़ ड्यू चल रहे हैं, ठीक है। डेटर से पेमेंट आया है तो कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है डेटर से 800 करोड़ का, तो सेल्स हुई होगी वो यहाँ बैलेंसिंग फिगर की तरह मिल जाएगा मुझे। 880 माइनस 14, 866 करोड़ की सेल्स हुई होगी इस साल में, ठीक है। 880 करोड़ की 866 की सेल्स हुई होगी, ये हमें सेल्स पता चल गई। आगे लिखा हुआ है सेल्स प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। 18 करोड़ की कॉस्ट का कोई फिक्स्ड एसेट है, वो 4 करोड़ पे बिका है, तो 14 करोड़ का लॉस ऑन सेल है, ये अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। 14 करोड़ का लॉस है, लॉस ऑन सेल है ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नोटेड। पेमेंट टू सप्लायर दे रखा है, अब वही बात आती है कि सप्लायर का पेमेंट दे रखा है, 400 करोड़ का सप्लायर को पेमेंट किया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम जब जाकर पढ़ेंगे तो एडवांस टू सप्लायर दे रखा है, एडवांस टू सप्लायर इज 8 करोड़, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ गुड्स इज 52 करोड़, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इससे हमें अभी फ़िलहाल मतलब नहीं है। ओपनिंग सप्लायर्स हमें जो हैं वो ये रहे हमारे क्रेडिटर्स 6 करोड़। तो अब मैं क्रेडिटर्स का अकाउंट बना रहा हूँ दोस्तों परचेज पता करने के लिए। क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट बाय, इसको इस टर्मिनोलॉजी की बजाय ओपनिंग लिखते हैं। ओपनिंग क्रेडिटर्स थे 6 करोड़ के, ठीक है, और क्लोजिंग दे रखे हैं 2, क्लोजिंग क्रेडिटर्स नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें दे रखा है क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो हैं हमारे वो हैं अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ गुड्स इज 52 करोड़, ठीक है। पेमेंट ओपनिंग 6, क्लोजिंग 52। क्वेश्चन के अंदर कह रखा है कि पेमेंट टू सप्लायर है 400, बट क्लोजिंग में एक और इन्फॉर्मेशन है कि इसमें अमाउंट एडवांस में दे रखा है सप्लायर को 8 करोड़ का, तो 400 में से 8 करोड़ तो एडवांस का दिया, मतलब इस साल के सामान के लिए पेमेंट कितना किया होगा, इस साल के सामान के लिए जो पेमेंट किया होगा वो आपने 392 का ही किया होगा। 400 करोड़ का पेमेंट है पर उसमें से 8 करोड़ एडवांस था, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही नीचे एडवांसेस टू सप्लायर, ठीक है। तो अब परचेज जो है वो हमारी बैलेंसिंग फिगर की तरह निकल जाएगी इधर परचेज, ठीक है। तो 392 प्लस 52 इज 444 माइनस 6, 438 करोड़ इज माई परचेज। सो परचेज एंड सेल हमें पता चल चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अंदर पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ है, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आ जाएगा। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, ये भी अदर एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन उपकार लिमिटेड, तो हमने किसी थर्ड कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स में शो कर दूंगा मैं। पेमेंट टू सप्लायर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, नाउ दिस इज़ वन मोर थिंग दैट इज़ प्रोवाइडेड ओवर हियर। पेमेंट टू सप्लायर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, हमने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, उसमें से 120 करोड़ उसको इंस्टॉलमेंट के दिए हैं, अगेंस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट दिए हैं, अगेंस्ट कॉस्ट दिए हैं, और 10 करोड़ का इंटरेस्ट है, तो ये तो फाइनेंस कॉस्ट में चला जाएगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट इन, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में लिखना है। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में है, ये एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस है, और ये अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा मेरा 100 करोड़ का जो है। अब देखिए दोस्तों, मेरी जो एसेट्स थी फिक्स्ड एसेट्स, वो ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स थी 30 करोड़ की, 120 करोड़ का कॉस्ट के अगेंस्ट पेमेंट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट नंबर सी के अंदर कह रखा है कि डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर इज कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट 36 करोड़ है और इनकम टैक्स एक्ट का 40 करोड़ है। तो जब मैं टैक्स
कैलकुलेट करूँगा, नीचे मुझे टैक्स रेट प्रोवाइड कर रखी है, टैक्स रेट है 38.5 करोड़ की। तो जब मैं टैक्स की कैलकुलेशन करूँगा तब मैं इनकम में से 4 करोड़ एक्स्ट्रा माइनस कर दूंगा इनकम टैक्स एक्ट का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन, उससे निकल के आ जाएगा मेरा टैक्स पेड। बट जब मैं कंपनीज एक्ट की अकाउंटिंग करूंगा तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वाला ही डेप्रीसिएशन 36 करोड़ का माइनस करूंगा। तो एक बार मैं मेरे फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन कर लेता हूँ। नोट्स टू दी अकाउंट नंबर 3, कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग फिक्स्ड एसेट्स। ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोवाइडेड है। ओपनिंग हमने बिजनेस एक्वायर किया था, 30 करोड़ के एक्वायर किए थे, ठीक है। नाउ पेमेंट अगेंस्ट प्रिंसिपल, 30 करोड़ के एक्वायर किए थे, पेमेंट किया है अगेंस्ट प्रिंसिपल इस साल, प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो हमने पेमेंट किया है वो कितना है, 120 करोड़ का, ठीक है। और जब आप बैलेंस शीट नीचे क्लोजिंग बैलेंसेस देखेंगे तो वहाँ पे अमाउंट्स ड्यू टू सप्लायर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स दे रखा है 150। तो दोस्तों 130 करोड़ के इस साल थे, 120 करोड़ की किश्त दी है और 150 करोड़ देने बाकी है। इंटरेस्ट तो हर साल अक्रू हो रहा होगा, ड्यू हो रहा होगा, मतलब इस 150 करोड़ में इंटरेस्ट तो नहीं है। तो क्लोजिंग ड्यूज और हैं टू सप्लायर, है ना, क्लोजिंग ड्यू टू सप्लायर और हैं हमारे, तो वो पैसा जो देना बाकी है वो भी एसेट के अगेंस्ट ही देना बाकी होगा, है ना। तो ये जो 150 करोड़ बाकी हैं ये भी उस एसेट तो हमने एक्वायर कर लिया, पैसे देने बाकी है। तो 30 करोड़ पहले का और एक अक्वायर किया है हमने 120 प्लस 150 में 270 करोड़ का एक नया अक्वायर और किया है, 270 ऑन क्रेडिट, जिसमें से 120 मैं पे कर चुका हूँ इसी साल इंस्टॉलमेंट और 150 अभी पे करना बाकी है, ठीक है। तो एक बार तो 30 प्लस 120 प्लस 150, ये 300 करोड़ तो टोटल वैल्यूएशन हुआ। इसमें से लेस करोड़ डेप्रीसिएशन कंपनीज एक्ट वाला नीचे दे रखा है 36 करोड़ का, वो लेस कर दीजिए तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 264 करोड़ की वर्थ हो गई हमारे फिक्स्ड एसेट की। नॉन करंट एसेट्स के अंदर, इंटैंजिबल एसेट्स के अंदर लिख दूंगा इसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर और क्या इंफॉर्मेशन है। टैक्स पेमेंट 54 का है। अब देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स मैं एक रेट के अकॉर्डिंग निकालूंगा और यहाँ पे कुछ टैक्स पेमेंट इन्होंने अलग से अपनी तरफ से दे रखा है। तो जो डिफरेंशियल होगा वो आउटस्टैंडिंग या ऐसा कुछ, मतलब या तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा या फिर प्रीपेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस टैक्स पेमेंट को भी हमें अलग से देखना पड़ेगा। टैक्स पेमेंट इन्होंने किया 54 करोड़ का, मेरी इनकम निकलती है, फिर मैं एक्चुअल टैक्स देखता हूँ, फिर इससे कंपेयर करता हूँ। डिविडेंड पे किया है 10 का, बहुत अच्छी बात है। क्लोजिंग कैश बैलेंस 10 का है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। फिर हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, इन्वेंट्री दे रखी है एट कॉस्ट, तो ओपनिंग तो कुछ होगी नहीं, चेंज इन इन्वेंट्री में ये सीधा चला जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। तो ऊपर जो एक्सपेंसेस हैं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, इसमें एडजस्टमेंट हो जाएगा। ये पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस में प्रीपेड देखना है मुझे, और फिर नीचे आउटस्टैंडिंग भी दे रखे हैं, ठीक है, वो भी मैं कंसिडर कर लूँगा। वर्किंग नोट्स जो रिक्वायर्ड थे वो प्रिपेयर हो चुके हैं। अब मैं एक बार स्टेटमेंट ऑफ P&L स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। कंपनी है ये हमारी स्क्वॉश लिमिटेड, statement of profit and loss, statement of profit and loss for the year ending जो भी है, particulars, notes and amount, first revenue from operations, वो हमने जो डेटर्स का अकाउंट है उससे निकाला 866। सेकेंड अदर इनकम, तो आ जाएगा टोटल रेवेन्यू
अदर इनकम आई डोंट थिंक इसमें कुछ हो रही है, इस बिज़नेस को कोई इन्वेस्टमेंट पे इनकम वगैरह नहीं हो रही है। लॉस ऑन सेल ज़रूर हो रहा है, वो अलग से शो करूँगा मैं। अदर इनकम जो है वो टोटल रेवेन्यू 866 ही आ जाएगा, अदर इनकम नील है। ठीक है, अब आते हैं, ये टोटल रेवेन्यू थर्ड हो गया। अब फोर्थ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसमें शायद परचेजेस हमें दे तो रखी है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बट हम इसको मैन्युफैक्चरिंग मानेंगे और परचेज जो मानेंगे वो फिनिश गुड्स की जगह मटेरियल की मानेंगे और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे। नोट्स टू दी अकाउंट भी बनाएंगे इसका। फिर चेंज इन इन्वेंट्री, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज इसके अंदर करना है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग इन्वेंट्रीज हमने कुछ अक्वायर करी हैं क्या? बिल्कुल करी है। इन्वेंट्री 2 करोड़ की ओपनिंग है और क्लोजिंग मुझे नीचे दे रखी है 3 करोड़ की, तो 1 करोड़ का डेल्टा इन्वेंट्री आ गया। इसको नेगेटिव लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ये इन्वेंट्री फिनिश गुड्स की मान लेता हूँ और बचा हुआ जो है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड मान लेते हैं। चलिए, जो परचेज आ रही है, कंफ्यूजन ही ख़त्म करते हैं। क्रेडिटर्स के अंदर जो परचेज आ रही है 438 की, इसको परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड लिख दिया 438, और कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में हमने ब्लैंक डाल दिया। हमारे लिए ये ट्रेडिंग कंसर्न है, वेजेस वगैरह और इनकी इंफॉर्मेशन है भी नहीं वैसे भी। ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंट्री आ गया। इसके बाद आ जाएगा डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। वो हमें कंपनीज एक्ट वाला डेप्रीसिएशन लिखना है। कंपनीज एक्ट वाला डेप्रीसिएशन 36 करोड़ है, पर इनकम निकालते वक्त मैं 4 करोड़ और एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट करके फिर रेट लगाऊंगा, क्योंकि इनकम टैक्स वाले 40 करोड़ का अलाउ कर रहे हैं। राइट, आगे देखते हैं। इसके अंदर हमें और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए? डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हो गया। फिर इसके अंदर आ जाएगा एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस हमें पता है सीधे सीधे, ये पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ हुआ है। सप्लायर 400 करोड़ है, पेमेंट टू एम्प्लॉय 140 करोड़ है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 140 का आ जाएगा इधर स्ट्रेट अप। आगे देखते हैं और क्या चल रहा है। पेमेंट टू एम्प्लॉयज़ लिख दिया मैंने, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में आ गया, और अदर एक्सपेंसेस आएंगे कुछ, देखते हैं जो भी जिधर आता है। अदर एक्सपेंसेस के अंदर आउटस्टैंडिंग सबका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस जो हैं, पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस हुआ है 100 का दोस्तों। इस 100 के अंदर आउटस्टैंडिंग है 6 का प्लस कर दूंगा और प्रीपेड है 2 का माइनस कर दूंगा। अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे 104, और 104 के बाद लॉस ऑन सेल जो है हमारा 14 का, वो उसमें और ऐड हो जाएगा, तो 118 के अदर एक्सपेंसेस आ जाएंगे। 118। आई होप ये अदर एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन आपको समझ में आई हो। मैं नीचे यहाँ शो कर देता हूँ भले ही। अदर एक्सपेंसेस पेमेंट जो हुआ था 100 का हुआ था, उसमें ऐड किया आउटस्टैंडिंग, लेस किया प्रीपेड, और फिर लॉस ऑन सेल था 14 करोड़ का, 18 करोड़ का 4 में बिक रहा है, वो और कर दिया। ठीक है ना, तो फिर हमारे ये आ गए, क्लोजिंग आ गए, नेट आ गए अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस में प्रीपेड 2 एंड आउटस्टैंडिंग 6। सो प्रीपेड 2 माइनस हुआ है, आउटस्टैंडिंग 6 प्लस हुआ है, तो 106 माइनस 2 प्लस 14, तो 118 आ जाएगा। और ये 118 अदर एक्सपेंसेस में मैंने लिख भी दिया है। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब हमें और क्या लिखना है? टैक्स पेमेंट, डिविडेंड, ये आएगा नहीं। अब जो है मुझे आई थिंक सारे हो चुके हैं। अब मेरा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक बार टोटल एक्सपेंसेस आएंगे, टोटल एक्सपेंसेस, फिर आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसमें आएगा लेस टैक्स, रेट लगा के निकालना पड़ेगा, तो मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड उसमें फिर रिजर्व एंड सरप्लस में मैं बचे हुए एडजस्टमेंट करूँगा।
कोई एक्सपेंस रहा तो नहीं है. आई गिव द क्वेश्चन अनदर ग्लांस. इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टू सप्लायर अमाउंट, नो. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, डेप्रीसिएशन भी ले लिया मैंने. आई थिंक इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट ये लेना बाकी है. फाइनेंस कॉस्ट 10 की, ये लिख लेता हूँ यहाँ पे. फाइनेंस कॉस्ट ऑफ 10, ठीक है. फाइनेंस कॉस्ट, टैक्स पेमेंट नहीं आएगा, डिविडेंड नहीं आएगा इधर. और फिर दैट इज़ इट गाइस, दैट इज़ इट. अब हो गया है सब कुछ. फाइनेंस कॉस्ट रह जाती तो 10 करोड़ से आंसर में डिफरेंस आता रहता, फिर उसके टैक्स का भी इशू. नाउ आई हैव प्लेस्ड एवरीथिंग इन दी इनकम स्टेटमेंट. अब मैं एक बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेता हूँ. 438 माइनस 1 प्लस 36 प्लस 140 प्लस 10 प्लस 118 की हमारी फाइनेंस कॉस्ट. तो 741 के टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं मेरे. 866 माइनस 741, तो 125 का मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है. 125 का. इस 125 पर टैक्स की रेट लगा दूंगा 38 ये 125 में अभी टैक्स की रेट नहीं लगाएंगे. 4 करोड़ और सब्ट्रैक्ट करेंगे. 121 पे टैक्स लगेगा. 121 का 38.5% ये टैक्स बनेगा हमारा. तो इंटू 38.5% 46.585 आ रहा है. और क्वेश्चन ने कहा है कि हमें इसको आगे लिखा है देर आर नो डिसअलाउड एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्सेशन. सो टैक्स हो गया हमारा 38.5%. मैंने 121 पे क्यों लिया? क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रीसिएशन जो अलाउड है वो क्वेश्चन के हिसाब से 40 करोड़ का है, तो 4 करोड़ का और एक्स्ट्रा हो जाएगा. अब आ जाएगा मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 125 माइनस 47, दैट इज़ 78. और जो टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन दे रखी है मुझे, टैक्स पेमेंट 54 का है. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मुझे पता चल गया है कि प्रीपेड चल रहा है टैक्स 54. मेरा टैक्स जो बनता है वो तो सिर्फ बनता है 47, तो 54 माइनस 47, 7 का प्रीपेड टैक्स मान लेता हूँ मैं. ठीक है. या फिर ये पूरा 54 प्रीपेड मान सकते हैं और करंट ईयर का जो है 47 इसको प्रोविजन बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आर डिस्क्रिशन एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन. आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर. इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई. अब बैलेंस शीट बनाना है. बैलेंस शीट बनाना है कंपनी का. इसी कंपनी का स्कॉच लिमिटेड. चलिए इसे स्टार्ट करते हैं. स्कॉच लिमिटेड बैलेंस शीट एज एट particulars, notes and amount. First, equity and liabilities. इसके अंदर first shareholders fund. shareholders fund के अंदर A share capital, and share capital I am straight away writing 100 crores, क्योंकि हमें पता है कि वो 40 करोड़ तो कंपनी को दी है जिससे हमने एसेट्स, जिससे बिजनेस एक्वायर किया है. 10 करोड़ हमारे प्रमोटर्स को और बाहर वाले लोगों को 50 करोड़ करिए. इसके नोट्स टू दी अकाउंट में ये डिस्क्लोजर आप प्लीज़ दे दीजिएगा. इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर शेयर कैपिटल हो गया. शेयर कैपिटल के अंदर फिर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में बड़ा सिंपलिस्टिक सा कैलकुलेशन है. ये 78 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. रिजर्व एंड सरप्लस का कैलकुलेशन मैं यहाँ शो कर देता हूँ. रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग तो कुछ है ही नहीं, 78 करोड़ का ये है. इसमें से लेस हो जाएगा डिविडेंड. डिविडेंड जो है उसकी रेट वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ पेमेंट ऑफ डिविडेंड दे रखा है 10 करोड़ का. तो ये 10 करोड़ का डिविडेंड इधर माइनस हो जाएगा. एक बात, प्रोविज़न फॉर टैक्स मैं ऑलरेडी माइनस कर चुका हूँ. और कोई प्रोविज़न मुझे इसमें बिलो द लाइन आइटम जी नहीं है. दैट इज़ इट. ठीक है ना. तो ये जो मेरा इधर 78 माइनस 10
68 का रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा। 68 का रिजर्व एंड सरप्लस, 10 का जो डिविडेंड था, डिविडेंड की कोई रेट तो दे नहीं रखी जिससे मैं निकाल के कंपेयर करूं, प्रपोज डिविडेंड वगैरह का कोई एडजस्टमेंट है नहीं, और कोई बिलो द लाइन आइटम भी नहीं दिख रहा है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद मनी रिसीव्ड अगेन शेयर वारंट एंड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो है नहीं। अब आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ हैं क्या, हमने इनको कुछ डिबेंचर्स वगैरह इशू किए हैं क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आप मान सकते हैं कि ये जो फिनेंस पे एसेट लिया है, सप्लायर ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये 150 जो बाकी है, इसको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप मान सकते हैं बिल्कुल। तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 150 का लोन लिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। थर्ड, करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स लिख देता हूँ, ट्रेड क्रेडिटर्स। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा, पूरा प्रोविजन फॉर टैक्स मान के, तो फिर उस पूरे 54 को प्रीपेड टैक्स मान लूँगा उधर। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड क्रेडिटर्स, और कुछ अदर करंट लाइबिलिटीज़ भी हैं, आउटस्टैंडिंग वगैरह हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स वगैरह। देखते हैं, क्वेश्चन के अंदर डेटा मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही ये आइटम्स ध्यान में लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्रेडिटर्स बाकी हैं, क्लोजिंग ये क्लियरली बता रखा है। क्रेडिटर्स जो हैं, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ गुड्स इज़ 52, तो ये क्रेडिटर्स मेंशन कर देता हूँ इधर, ट्रेड क्रेडिटर्स 52। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स लिख देता हूँ 47 का, ठीक है। अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, ये तो पक्का है। एक आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6 का। व्हाट एल्स कैन बी अदर करंट लाइबिलिटीज़? अदर करंट लाइबिलिटीज़ में और कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे तो। यस, तो ये 6 करोड़ का जो आउटस्टैंडिंग है, इसको अदर करंट लाइबिलिटीज़ में लिख रहा हूँ मैं, 6 करोड़ अदर करंट लाइबिलिटीज़। टोटल लिखेंगे यहाँ पे। सेकंड पे आता हूँ, एसेट्स। एसेट्स के अंदर फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर टैंजिबल, और टैंजिबल एसेट्स की कैलकुलेशन पहले ही कर चुका हूँ। 264 के मेरे क्लोजिंग एसेट्स आ जाएंगे, 264। मैंने सेल सब्ट्रैक्ट करी थी क्या? इसमें से डिप्रीसिएशन तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट इज़ वेरी वेल डन, बट हमारा एक बिका भी है तो उसे भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। लेस सेल, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट। देखिए दोस्तों, हमने 18 करोड़ का सेल आउट भी तो कर दिया, वो भी तो सब्ट्रैक्ट होगा। 18 करोड़ की सेल वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 300 माइनस 36 का डिप्रीसिएशन एंड माइनस 18 करोड़ की हिस्टोरिकल कॉस्ट का सेल आउट हो गया, तो अब बचा है 246 का। ये मैं यहाँ लिख दूंगा, अज्यूमिंग के डिप्रीसिएशन इन्होंने सही तरीके से कैलकुलेट करके ही दिया है। सो 246 आएगा ये, नॉट 264। कोई इंटेंजिबल एसेट तो है नहीं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, हमने शायद इन्वेस्टमेंट कुछ परचेज़ किए हैं किसी कंपनी में। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन उपकार लिमिटेड 640, नो, इन्वेस्टमेंट इन उपकार लिमिटेड इज़ 20, 640 तो इसकी टोटल है शायद। इन्वेस्टमेंट इन उपकार लिमिटेड इज़ 20, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे 20 के। थर्ड, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग दे रखे हैं डायरेक्टली। ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग कितने के हैं? कस्टमर से ड्यू हैं 80, तो इसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ट्रेड रिसीवेबल्स में 80। फिर अदर करंट एसेट्स हैं कुछ। अदर करंट एसेट्स के अंदर प्रीपेड आ जाएगा एक, एंड एडवांस टू सप्लायर भी आ जाएगा। एडवांस टू सप्लायर है 8 का, प्रीपेड है 2 का, एंड दैट इज़ इट। तो 10 के अदर करंट एसेट्स आ जाएंगे। और इसके अंदर अदर करंट एसेट्स के अंदर प्रीपेड टैक्स भी ले लेते हैं। प्रीपेड टैक्स जो है ये हम मान रहे हैं कि जो टैक्स पेड है ये पूरा प्रीपेड है, तो प्लस 54, 64 का आ जाएगा ये अदर करंट एसेट्स 64।
और उधर मैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में पूरा टैक्स, इस साल का जो टैक्स प्रोविज़न आ रहा है वो ले चुका हूँ, करंट ईयर का टैक्स। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन की, कौन सी चीज़ किधर लिखनी है। आउटस्टैंडिंग टैक्स पेमेंट, क्लोजिंग कैश बैलेंस लिखा हुआ है 10 का, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख देंगे इधर। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 10 का आ जाएगा। एडवांस टू सप्लायर कंसिडर हो गया है। एनीथिंग एल्स दैट इज टू बी मेंशन्ड इन दी बैलेंस शीट, इन्वेंट्री लिखनी है 3 करोड़ की, क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज 3 करोड़ की, ये भी मेंशन कर दी। एक बार क्वेश्चन को शांति से पढ़ना है, देखना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डन, प्रीपेड इन्वेंट्री एट कॉस्ट इज ऑल्सो डन, टैक्स इज डन। डिविडेंड 10 करोड़ का था, डिविडेंड मैंने सबट्रैक्ट कर दिया है इनकम में से, और उसके बाद ही इनकम लिखी है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस में से। 78 माइनस 10 करके 68 का रिजर्व एंड सरप्लस इधर बनाया है, वो लिख भी दिया है। सो डिविडेंड इज ऑल्सो प्रॉपर। I think we are through, guys. I think we have placed everything. I think the balance sheet should tally. Let me check now. अगर कोई मिसिंग फिगर होगा तो रीट्रैक करेंगे, बट लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट आवर टाइम। मुझे लगता है ये बैलेंस शीट कंप्लीट है, मिल जानी चाहिए। लेट्स चेक। 168 प्लस 150 प्लस 52 प्लस 47 प्लस 9, 426। नीचे देखता हूँ, 423 यहाँ की टोटल आएगी, और करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्रीज आ जाएंगी 3 करोड़ की, एंड दिस टैलीज द क्वेश्चन, टैलीज द बैलेंस शीट। 423 करोड़ एसेट साइड की टोटल है, और वहीं 423 करोड़ लाइबिलिटी की भी आ रही है। क्वेश्चन के अंदर कुछ मॉड्यूल के सोल्यूशन में अजीब चीज़ें दी हुई हैं जिनका क्वेश्चन में रेफरेंस नहीं था, उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम लिया है, कुछ नोट्स टू दी अकाउंट्स भी नहीं बनाए हैं। सो यू स्टिक टू द सोल्यूशन दैट इज़ प्रोवाइडेड ओवर हियर। नोट्स टू दी अकाउंट्स मैंने इतने इलेबरेट नहीं बनाए हैं टू सेव अस सम टाइम। आप एग्जाम के अंदर जितना इलेबरेट हो सके बनाने की कोशिश करिएगा, बट द प्रायोरिटी शुड बी कि स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट पूरे बन जाएँ। सो दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यू नो व्हाट टू डू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस गाइस। टिल देन बाय, हैव फन।